कराची रेलवे स्टेशन पर बेहद रश था। तरह तरह की आवाज़ें और तरह तरह की बोलियां सुनाई दे रही थी। लेकिन इस बहुत ज़्यादा रश और अफरा तफरी के बावजूद आफिया बेगम 25 साल पीछे चली गई थी और उनकी आंखों के सामने 25 साल पहले का वो कुर्बनाक मंजर ताज़ा हो गया था, जब बीगुल ने घुट घुट के रोती आफिया बेगम को बड़ी मुश्किलों से सहारा देकर ट्रेन में सवार किया था। और आफिया बेगम कराची शहर की सरजमीन से जुदा होते हुए तड़प गई थी और वो यूं ही रोते हुए ट्रेन की छक छक की आवाज़ के साथ उस शहर से चली गई थी और फिर ना चाहते हुए भी वो हमेशा हमेशा के लिए उस शहर से दूर हो गई थी। और आज एक तवील अरसे बाद आफिया बेगम कराची शहर की सरजमीन पर पाँव टिकाते हुए हौसला मुश्तमा नहीं कर पा रही थी। बहन जी, रास्ता दीजिए। ट्रेन के दरवाजे के बीचों बीच खड़ी आफिया बेगम को एक आदमी ने मतवज्जा किया था। वो चौंक कर एक तरफ हो गई। अम्मी प्लीज़, कब तक खड़ी रहेंगी? लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, प्लीज़ नीचे आएँ। मावरा ने ज़रा हुफ्की से कहते हुए उनका हाथ पकड़ा। उन्होंने आहिस्तगी से गर्दन मोड़कर बीगुल की सिमत देखा। इस वक्त बीगुल के अलावा कोई उनके जज्बात नहीं समझ सकता था, उनकी सगी बेटी भी नहीं। इसीलिए बीगुल ने इस बार भी उनके कंधे पर हाथ रखते हुए उन्हें उसी पुराने मजबूत सहारे का सा एहसास दिलाया तो आफिया बेगम कदरे संभल गईं। अम्मी, उनका दूसरा मजबूत सहारा भी उनके साथ ही था। तभी उन्होंने अपनी आंखों के नर्म गोशे पहुँचते हुए अपने पाँव ट्रेन से नीचे उतारे। वसीम मुर्तज़ा। उनके दिल से एक होक सी उठी थी और यूं लगा जैसे पूरे शहर में फैल गई हो। मावरा। एक बहुत ही पुरकशिश सी पुकार थी जो इतने ज़्यादा शोर को चीरती हुई उन तक पहुंची थी। इन तीनों ने बैक वक्त चौंक कर उस जानिब देखा। फारा और अफाक इतने हजूम में रास्ता बनाते हुए उन्हीं की तरफ आ रहे थे। मावरा। फारा करीब आते ही उससे लिपट गई। मावरा ने भी उसे अपने साथ बींच लिया। कैसी हो? मावरा ने बहुत अपनायत से पूछा और फारा का चेहरा खिल उठा। मैं जैसी भी थी मगर अब बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश भी हूँ क्योंकि तुम यहाँ आ गई हो। आज तुम्हारा नहीं, मेरा ख्वाब पूरा हो गया है, फारा चहकते हुए बोली। सेम हियर डियर, मेरी फीलिंग्स भी कुछ ऐसी ही हैं। एनीवे, अस्सलाम वालेकुम अफाक भाई। मावरा ज़रा सा हट कर खड़े अफाक की तरफ मतवज्जा हुई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अफाक भी फारा की खुशी में खुश था। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम बीगुल, कैसे हैं आप लोग? सफ़र कैसा रहा? फारा आफिया बेगम के मिजाज के पेश नज़र ज़रा झिझकते हुए ही उनसे मुखातिब हुई थी। वालेकुम अस्सलाम। आफिया बेगम मुख्तसर सा जवाब देकर चुप हो गई। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो, खुश रहो, अल्लाह सदा सुहागन रखे। हम भी अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक ठाक हैं और सफ़र भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है। दुआ सलाम की बाकी कसर बीगुल ने पूरी कर दी थी और फारा सर झुका के रह गई। लाइए आंटी, सामान मुझे दीजिए, मैं गाड़ी में रखवाता हूँ। आप लोग चलिए, गाड़ी में बैठिए। अफाक ने आगे बढ़कर आफिया बेगम के हाथ में पकड़ा बैग थामा। आइए बीगुल। फारा उन्हें साथ लेकर रेलवे स्टेशन के खारजी दरवाजे की तरफ बढ़ी। उनका बाकी सामान अफाक ने ड्राइवर और कुली से गाड़ी में रखवाया। फारा उन्हें अपने साथ लेकर पहले आ गई थी और अफाक उनके पीछे उनका सामान दूसरी गाड़ी में लेकर आया था। फ्लैट की चाबी फारा के पास थी। फ्लैट के अंदर कदम रखते ही बीगुल और आफिया बेगम के कदम ठटक कर रुक गए थे। इंतहाई वसीओ अरीज़ और लग्जरी फ्लैट मावरा मुर्तज़ा की तवक्को के ऐन मुताबिक था। अलबत्ता बीगुल और आफिया बेगम की तवक्कात से बहुत बढ़ के था, जिसकी वजह से आफिया बेगम के दिल में एतराज़ का उबाल उठा था, मगर वक्ती तौर पर उस अबाल को दिल में ही दबा गई थी, क्योंकि जो होना था वो तो हो चुका था। अब इस तरह के छोटे छोटे एतराज़ करने और नुक्ते उठाने से क्या हासिल था, सो उन्होंने खामोशी बेहतर जानी। ठीक है फारा, मैं चलता हूँ, तुम ड्राइवर के साथ आ जाना। अफाक 10-15 मिनट बैठने के बाद उठ खड़ा हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि वो दोनों सहेलियाँ बहुत अरसे बाद मिली हैं, इसलिए उनकी बातों का भी कुछ वक्त लगेगा। ओके, थैंक यू, मैं आ जाऊँगी। फारा हकीकतन अफाक के इतना टाइम देने पर अंदर से बहुत खुश हुई थी। थैंक यू अफाक साहब, आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला, इतनी मदद की। खुशी हुई कि आप अपनी बीवी की फ्रेंड का इतना ख्याल कर सकते हैं, तो आप अपनी बीवी का भी इसी तरह से ख्याल रखते होंगे। मावरा उसे दरवाजे तक छोड़ने के लिए आई थी और उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसे खुरेद भी गई थी। अफाक जाते जाते ठहर गया था। अभी तो मुझे उसका ख्याल रखने का वक्त ही नहीं मिला, अलबत्ता ये सच है कि हर वक्त उसी के ख्याल में रहता हूँ। अफाक के लहजे में मोहब्बत थी। अच्छा, तो वक्त कब मिलेगा? वो अफाक का चेहरा खोज रही थी। वक्त मिला तो बताऊँगा आपको, फ़िलहाल इजाज़त चाहता हूँ। अफाक आहिस्तगी से मुस्कुराया और मावरा खुदा हाफिज़ कह के उसे रुखसत करके अंदर आ गई। थोड़ी देर बाद उन लोगों ने मिलकर खाना खाया था और खाने के आखिरी मरहले पर मावरा ने आफिया बेगम के कलेजे पर हाथ डाल दिया। मैं कब्रिस्तान जा रही हूँ, बाबा की कब्र पे।
वो पानी का ग्लास टेबल पर रखते हुए बोली बड़े इत्मीनान से, लेकिन आफिया बेगम के हलक में पानी अटक गया। बीगुल ने भी बुरी तरह चौंक कर उसकी सिम देखा था। वो कुर्सी धकेल कर अपनी जगह से खड़ी हो चुकी थी। मावरा, बीगुल के होंठ कँपाए थे। बीगुल, मैं इस शहर में पहली बार आई हूँ और अपने बाबा से भी पहली बार ही मिलूँगी। मुझे उनसे मिले बगैर रात को नींद नहीं आएगी, इसलिए बेहतर है कि मैं फारा के साथ ही चली जाऊँ। बाद में किसके साथ जाऊँगी? उसकी लापरवाही और इत्मीनान हनूस था। लेकिन तुम्हें कब्र का कैसे पता? मेरे पास आपकी डायरी महफूज है, सारी मालूमात मिल जाएंगी। वो सुकून से कहती पलट गई। लेकिन मावरा, आफिया बेगम के आंसू झलक पड़े। वो ठहर गई। अम्मी, मुझे जाने दे प्लीज़। मेरा नहीं तो उनका ही कुछ ख्याल कर लें। इतने साल बीत गए हैं, कोई उनकी कब्र पर नहीं गया होगा। और अब आप मुझे भी रोक रही हैं। प्लीज़ ऐसा मत करें, मुझे जाने दें। कल मैं आपको और बीगुल को भी साथ लेकर जाऊंगी। मावरा का लहजा रूहानसा सा हो गया था और फारा के साथ साथ बीगुल और आफिया बेगम ने भी इसे इस रूप में और इस कैफियत में पहली बार देखा था, वरना उन्होंने आज तक उसकी आंख नम नहीं देखी थी और ना ही उसकी आवाज़ कभी भीगी हुई महसूस की थी। शायद यही वजह थी कि आफिया बेगम ने हथियार डाल दिए थे और मावरा उनकी तसल्ली के लिए उनका हाथ अपने हाथ में दबाकर फारा के साथ फ्लैट से बाहर निकल गई। कराची की सड़कों पर भागती दौड़ती गाड़ी और पीछे की तरफ रवा मनाजर मावरा मुर्तज़ा के लिए बेशक नए थे, लेकिन अजनबी फिर भी नहीं थे। ये सड़कें, ये गाड़ियाँ, यहाँ के लोग और यहाँ की तर्ज़ ज़िंदगी सब कुछ उसे बहुत जाना पहचाना और अपना अपना सा लग रहा था। और एक अजीब सा सुकून था जो इसकी रगों पे उतरता महसूस हो रहा था। यूं लग रहा था जैसे उसकी अधूरी ज़िंदगी आज मुकम्मल हो गई हो। आज वो पराए शहर से अपने शहर में आ बसी थी। आज उसका एतमाद और ज़्यादा बढ़ गया था और उसके इरादे और भी पुख्ता हो गए थे, क्योंकि आज वो अपनी मंजिल के रास्ते पर पहला कदम रख चुकी थी। कैसा फील कर रही हो? मावरा खिड़की से बाहर देख रही थी जब फारा के सवाल पर उसे फारा की तरफ मतवज्जा होना पड़ा था। आज मेरी कुछ फीलिंग ऐसी हैं जिन्हें मैं शायद कभी भी लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। मावरा की कैफियत आज वाकई बहुत अजीब सी हो रही थी और आज वाकई उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। आई कैन अंडरस्टैंड। फारा ने आहिस्तगी से सर हिलाया। तैमूर भाई का कोई फ़ोन वगैरह आया तुम्हारे पास? फारा ने मौजू बदला। नहीं। उसका एक लफ्ज़ी जवाब उसके मूड की अक्कासी कर रहा था। तो क्या तुमने भी नहीं बताया कि तुम कराची पहुंच गई हो? फारा जानबूझकर इस मौजू पर बात करना चाहती थी। तुम जो कुछ पूछना चाहती हो सीधे तरीके से पूछ लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस तरह पहेलियाँ बुझवाने की और बात को घुमाने फिराने की क्या ज़रूरत है? मावरा बहुत नपे तुले से लहजे में बोली थी, क्योंकि वो फारा की बात का मकसद समझ चुकी थी। नहीं, ऐसी बात नहीं, बस बात करने के लिए मुनासिब अल्फाज तलाश कर रही हूँ, जो कि मुझे मिल ही नहीं रहे। फारा भी लाइन पे आ गई थी। मैं सोचती हूँ लोग पता नहीं क्यों मुनासिब वक्त और मुनासिब अल्फाज की तलाश में रहते हैं। जो वक्त उनके पास मौजूद होता है और जो अल्फाज उन्हें मैसर होते हैं वो उन्हें मुनासिब क्यों नहीं बनाते। मावरा तल्ख हुई थी। तुम इस चीज़ को नहीं समझ सकती, क्योंकि तुम अपना एक अलग मिजाज और अलग नज़रिया रखती हो, जबकि हम इस दुनिया में रहकर इस दुनिया के साथ चलने वाले लोग हैं। हमें मुनासिब और गैर मुनासिब का फ़र्क देखना ही पड़ता है। फारा ने अपनी सोच बयान की। फिर भी मुझसे ज़्यादा आप लोग परेशान रहते हो, मुनासिब और गैर मुनासिब का फ़र्क देखने के भी बावजूद। उसने तंज किया। बस यही तो ज़िंदगी है। फारा ने कंधे अचकाए। लेकिन मेरी नज़र में ये ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं है। इंसान को अपनी ज़ात और अपनी सोच के साथ चलना चाहिए। दुनिया तो दो धारी तलवार है, ना जाने कब किस तरफ से वार कर जाए। दुनिया को रंग बदलते देर नहीं लगती, इसलिए बेहतर है कि अपनी ज़ात का रंग अपनाओ जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारी पहचान बनकर। मावरा का फ़लसफ़ा और दलीलें हमेशा ही ऐसी होती थीं कि फारा को चुप होना ही पड़ता था, या फिर ये कहना भी ठीक रहेगा कि फारा को कायल होना ही पड़ता था। खैर छोड़ो, तुम अपनी बात मुकम्मल करो। मावरा ने बात करने के लिए उसका हौसला बढ़ाया और फारा अपने आप को कंपोज करने लगी। मैं तैमूर भाई के मुतालिक बात करना चाह रही थी। उसने अल्फाज मुनासिब कर ही लिए थे। करो बात, मैं सुन रही हूँ। वो संजीदगी से मतवज्जा हुई। तुम्हें पता तो होगा कि तैमूर भाई तुम्हारे लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं और ये सब वो क्यों कर रहे हैं। फारा पहले ही सब कुछ वाजिया कर देना चाहती थी, क्योंकि इसे मावरा के मिजाज का बाखूबी इल्म था। इसलिए उसके जहन में खटका सा था कि मावरा तैमूर हैदर के लिए वो जज्बात हरगिज़ नहीं रखती जो वो उसके लिए रख रहा है। हाँ, पता है कि वो क्या फीलिंग्स रखता है, और ये भी जानती हूँ कि वो ये सब क्यों कर रहा है। उसने डंके की चोट पर इतराफ़ किया था। फिर फारा तजबुज़ का शिकार होने लगी। फिर क्या?
जो कहना है खुल के कहो। मावरा बहुत पुरसकून थी। फिर ये कि तुम्हारी क्या फीलिंग्स हैं, उनकी फीलिंग्स के मुतल्लिक उसने पूछ ही डाला था। सच सुनना चाहती हो? मावरा का लहजा दो टोक और बेधड़क था। जाहिर है झूठ सुनने का ख्वाहिशमंद तो कोई भी नहीं होता। फारा ने कंधे अचकाए। होते हैं तैमूर हैदर जैसे कुछ लोग, वक्ती खुशी के लिए झूठ सुनने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। मावरा ने तलही से सर झटका। क्या मतलब? वो हर सवाल और हर जवाब के बाद उलझती ही जा रही थी। फारा, तैमूर हैदर मुझ में इंटरेस्टेड है, लेकिन मेरा सच ये है कि मैं तैमूर हैदर में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और ना ही कभी हो सकती हूँ। मावरा ने अपने असली दो टोक अंदाज में जवाब देकर फारा को तड़पा दिया था। क्यों? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? फारा की तड़प उसके लहजे से ही महसूस हो रही थी। क्योंकि मुझे मालूम है मेरे अंदर कभी भी तैमूर हैदर के लिए कोई जज्बात पैदा नहीं हो सकते। उसका लहजा और अंदाज हनूस थे, दो टोक, मजबूत और बेलचक। देखो मावरा, तुम बहुत होशियार सही, लेकिन थोड़ी बहुत अक्ल तो अल्लाह ने हमें भी दे रखी है, और हमारी अक्ल और हमारा मुशाहिदा तो यही कहता है कि कभी भी किसी चीज़ का और किसी बात का दावा उम्र भर के लिए नहीं करना चाहिए। तुम कैसे कह सकती हो कि तुम्हारे अंदर कभी भी तैमूर भाई के लिए कोई जज्बात पैदा नहीं हो सकते? ज़िंदगी में इंसान पता नहीं क्या क्या दावे करता है, लेकिन जब अल्लाह उन्हें पूरा नहीं करना चाहता तो सब धरे के धरे रह जाते हैं। तुम कहाँ थी? फैसलाबाद में। और तैमूर भाई कहाँ थे? कराची में। कैसे तुम लोगों की मुलाकात हुई? कैसे राब्ता बढ़ा? और तुम आज उसी तैमूर हैदर की वजह से कहाँ पहुँची हो? अगर सोचो तो ये सब भी तो अल्लाह की ही करम नवाजियाँ हैं ना, वरना तुम वही लड़की हो जिसने आज तक किसी लड़के से बात तक नहीं की, किसी से मरासिम नहीं रखे, किसी को नज़र उठाकर भी नहीं देखा, लेकिन तैमूर हैदर को नंबर भी दे दिया, बात भी कर ली और मरासिम भी बढ़ा लिए। उसी तरह रफ्ता रफ्ता वक्त और हालात के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। जज्बात पैदा होते देर नहीं लगती। उसकी मिसाल भी हमारे सामने ही है। तैमूर भाई को आज तक लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, लेकिन जब इंटरेस्ट हुआ है तो अपनी ज़िंदगी के हर मुकाम, हर मेयार और हर असूल को ही भूल गए हैं। लगता ही नहीं कि वो वही तैमूर हैदर हैं जो अपने काम से काम रखते थे, जिनके लिए उनका बिजनेस ही सब कुछ था। और आज फारा कहते कहते चुप हो गई थी, और चुप तो मावरा भी थी, लेकिन उसकी चुप के पीछे बहुत से जवाब मचल रहे थे जिनको वो बड़ी मुश्किल से काबू किए हुए थी। इसलिए मेरा मशवरा यही है कि अपने पहलू में धड़कते पत्थर को ज़रा नरम रखो, ताकि उसके चाहने वालों को उसके साथ टकरा टकरा कर सर ना फोड़ना पड़े। आज फारा उसे मशवरा दे रही थी। फारा, मुझे अफसोस है कि मैं तैमूर हैदर की मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दे सकती। मावरा के इस कदर बेमहर जवाब पर फारा एक बार फिर तड़पी थी और उसने चौंक कर मावरा के चेहरे की सिम देखा था। मेरी तैमूर हैदर से मुलाकात हुई, ये एक इत्तेफाक था। मेरी उससे बात हुई, वजह तुम थी, क्योंकि वो तुम्हारा कज़न था। राब्ता क्यों बढ़ा, उसके पीछे मेरी एक सोच थी। उसने मरासिम बढ़ाए और मैंने अपना मकसद बढ़ा लिया। उसने मेरे करीब रहने के लिए मुझे जॉब ऑफ़र की, मैंने उससे दूर रहने के लिए सरसरी सा इनकार कर दिया। उसने मुझे फोर्स किया, मैं मान गई। वो मुझे यहाँ देखना चाहता था, मैं आ गई। वो मुझे नहीं जानता, लेकिन तुम तो मुझे जानती हो ना। और अगर तुम मुझे जानती हो तो ये बात तुम्हारी अकल में क्यों नहीं आ रही कि तुम्हारी दोस्त मावरा मुर्तज़ा, जो कभी किसी के साथ फ्री नहीं हुई, जिसने कभी किसी के साथ बात तक नहीं की, जिसने कभी किसी को नंबर नहीं दिया, जिसने कभी किसी के साथ मरासिम नहीं बढ़ाए, और जो कभी अपनी बात से पीछे नहीं हटी, वो अगर ऐसा कर रही है तो क्यों कर रही है? मोहब्बत में कर रही है या अपने मुफाद में कर रही है? मावरा कहते कहते हद से ज़्यादा तल हो गई थी, जबकि फारा उसकी बात के आखिरी जुमले पर घंग सी रह गई थी। तुम्हें तैमूर हैदर की मोहब्बत तो नज़र आ गई, लेकिन मेरा मुफाद नज़र नहीं आया। मावरा ने सर झटका। बीगुल कहती हैं कि जब एक इंसान के जहन में मोहब्बत समा जाती है या मुफाद समा जाता है तो वो कुछ भी कर गुजरता है। और ये बात जब मैंने तैमूर हैदर और मावरा मुर्तज़ा को सामने रख के सोची है तो मुझे 100% सच लगी है। मैं वाकई तैमूर हैदर के इसरार या उसकी मोहब्बत से मजबूर होकर यहाँ नहीं आई। मैं अपने मकसद, अपने मतलब और अपने मुफाद को सामने रखकर यहाँ आई हूँ। मावरा ने कोई भी लगी लपटी रखे बगैर साफ साफ कह दिया था, जिसको समझना फारा के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। वो उलझी हुई और नासमझ सी नज़रों से उसे देख रही थी। उसे आज अपने सामने वही मावरा नज़र आ रही थी, ज़िद्दी, अटल और पथरीली चट्टान सी मजबूत। मुफाद? कैसा मुफाद मावरा? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। फारा का सवाल भी उलझा हुआ सा था।
تیمور حیدر بہت اچھا آدمی ہے، صاف، سادہ اور سچا کھرا، کردار بھی مضبوط ہے اور پرسنالٹی بھی ایک آئیڈیل پرسنالٹی ہے، ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے۔ کوئی بھی لڑکی اس پر بڑی آسانی سے فدا ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ہے ہی ایسا، لیکن معذرت کے ساتھ وہ لڑکی ماورا مرتضیٰ نہیں ہو سکتی۔ اس نے بہت آہستگی اور بہت تحمل سے کہتے ہوئے نفی میں گردن ہلائی تھی، لیکن ماورا فارا ہکا بکا سی ہو چکی تھی، اس لیے اس کے کچھ پلے نہیں پڑ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے اور وہ کیا سن رہی ہے۔ دیکھو فارا، میں نے کہا نا، تیمور حیدر بہت اچھا آدمی ہے۔ میں اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے اسے سیڑھی نہیں بنانا چاہتی تھی، میں اپنے بلبوتے پر سب کچھ کرنا چاہتی تھی، اپنے پیروں پر خود کھڑا ہونا چاہتی تھی، مگر میرے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی وہ باز نہیں آیا، وہ پیچھے نہیں ہٹا، وہ خود میرے لیے سیڑھی بن گیا۔ یہ صحیح ہے کہ میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا، آسانیاں کس کو اچھی نہیں لگتی، سو میرا اور اس کا ساتھ جڑ گیا اس سفر میں۔ البتہ سفر ختم ہونے کے بعد اور منزل تک پہنچنے کے بعد اس سیڑھی، اس پاؤں اور اس منزل کا کیا انجام ہوگا، یہ تو وقت آنے پہ ہی پتہ چلے گا۔ ہاں، تم چاہو تو اس سیڑھی کو کھینچ بھی سکتی ہو۔ ماورا کی مفہوم سی باتیں فارا کو پاگل کیے دے رہی تھی۔ اس نے اپنی طرف اشارہ کیا۔ ہاں تم، کیونکہ تمہارا اور اس سیڑھی کا تعلق بھی تو بہت گہرا ہے۔ ماورا پلیز، خدا کے لیے مجھے صاف صاف بتاؤ کیا بات ہے، اصل وجہ کیا ہے اس قصے کی۔ فارا بیچاری جھنجھلائی۔ بتا دوں؟ اس نے تصدیق چاہی۔ ہاں، اس نے فوراً اسوات میں جواب دیا۔ چلو آؤ، بتاتی ہوں تمہیں، اور دیکھتی ہوں کہ تمہارا تعلق کس کے ساتھ زیادہ گہرا ہے، سیڑھی کے ساتھ، پاؤں کے ساتھ یا منزل کے ساتھ۔ اور ہاں، یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ سب میں تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ میں تمہیں اپنی بہت اچھی اور بہت گہری دوست سمجھتی ہوں، اور دوستی میں اپنی دوست کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی، اور نہ ہی آئندہ کبھی دوں گی۔ ماورا انتہائی سخت لہجے میں کہتی ہوئی فارا کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی سے اتر آئی تھی، کیونکہ ڈرائیور قبرستان کے باہر گاڑی پارک کر چکا تھا، اور ماورا قبرستان کے پہرے دار سے کچھ بات چیت کرنے کے بعد اور تھوڑی بہت انفارمیشن لینے کے بعد فارا کو ساتھ لیے اندر آ گئی تھی۔ اس نے بہت دنوں سے اپنے لیے بوتیک پر کچھ شرٹس اور کچھ کرتوں کا آرڈر دے رکھا تھا، اور آج وہ آرڈر تیار ہو چکا تھا، اسی لیے وہ ڈیزائنر کی کال پر یونیورسٹی سے فری ہوتے ہی بوتیک چلی آئی تھی۔ وہ اپنے تمام ڈریسز ٹرائی کر کے دیکھ ہی رہی تھی کہ جب اچانک ایک لڑکی کے ساتھ مونس مرزا بوتیک کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، اور جہاں وہ اسے دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی، وہیں وہ بھی اسے دیکھ کر چونک گیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے مخاطب کرنے کی کوشش کرتا، عزت فوراً رخ موڑ کر ڈیزائنر کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ یہ سارے پیک کر دیں، مجھے ذرا جلدی ہے۔ اس نے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا تھا اور اپنے بیگ سے بل نکال کر ادائیگی کرنے لگی۔ ایکسکیوز می مس عزت۔ وہ بیگ لے کر بوتیک سے نکلی ہی تھی کہ مونس مرزا بھی اس کے پیچھے لپکا۔ سوری، میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، مجھے جلدی ہے۔ وہ رکی نہیں تھی۔ یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں، میرے پاس بھی زیادہ ٹائم نہیں ہے، مجھے بھی جلدی ہے۔ وہ کہتے ہوئے یکدم اس کے سامنے آ گیا تھا اور عزت کو ایک دم رک جانا پڑا۔ کیا مطلب؟ مطلب کہ میں اپنے پیرنٹس کو آپ کے گھر بھیج رہا ہوں۔ مونس مرزا نے مارکیٹ میں کھڑے کھڑے اس کے سر پر بم پھوڑ دیا تھا۔ وہ اچھل کے رہ گئی تھی۔ کیا؟ عزت کی آواز خاصی بلند تھی۔ یس، انفیکٹ میں کسی بھی معاملے کو یا کسی بھی سلسلے کو زیادہ طویل دینے والا آدمی نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر کام بس منٹوں میں ہی ہو جائے، اور اس معاملے میں تو مجھ سے ویسے ہی صبر نہیں ہو رہا۔ وہ ہمیشہ کی طرح آخر میں ذو معنی بات کر گیا تھا۔ دیکھیے مسٹر مونس مرزا، معاملے کو طویل دینے کی عادت تو مجھے بھی نہیں ہے، اس لیے آپ کو پہلے سے ہی سمجھا رہی ہوں کہ اپنے پیرنٹس کو میرے گھر بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ورنہ ان کو جو جواب میں دوں گی وہ آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ عزت نے اسے اپنے عزلی منہ پھٹ طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ کیوں؟ جواب کیوں دیں گی آپ؟ کوئی خاص ریزن؟ اس نے عزت کو سر تپا بڑے غور سے دیکھا اور کھوجنا چاہا تھا۔ یہی سمجھ لیں۔ اس نے کندھے اچکائے۔ لیکن میں ریزن ختم کرنا بھی جانتا ہوں۔ مونس مرزا نے دھمکی دینے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اور عزت کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ جسٹ اسٹاپ اٹ۔ میں اس طرح کی بکواس سننے کی عادی نہیں ہوں۔ بہتر ہے آپ اپنی لمٹ میں ہی رہیں، اور آئندہ میرے بارے میں سوچیں بھی مت، کیونکہ میں آلریڈی کسی اور کے بارے میں سوچتی ہوں۔ مجھے آپ، وہ غصے سے پاؤں پٹک کر کہتی وہاں سے ہوا ہو گئی تھی، اور مونس مرزا وہیں کھڑا اس کی پشت گھورتا گیا تھا۔ کون تھی یہ لڑکی؟ مونس مرزا کی گرل فرینڈ بوتیک سے نکل کر اس کے قریب آ گئی۔ عزت حیدر۔ مونس مرزا نے اپنی سوچ کی گہرائی سے واپس آتے ہوئے بتایا۔ اوہ، تو یہ ہے تمہاری عزت حیدر۔ اس کی گرل فرینڈ اس کا غائبانہ تعارف سن چکی تھی۔ ہاں، یہ ہے میری عزت حیدر۔
मेरे सिवा किसी की नहीं हो सकती, उसने दांत पीसते हुए कहा और पलटकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शॉपिंग मॉल की सीढ़ियां चढ़ गया था, लेकिन ध्यान अभी भी इज्जत की तरफ ही था। मावरा, फारा के होंठ कपकपाए थे। तुम्हारा जो भी फैसला हो मुझे बता देना। मैं तुम्हारी दोस्ती को किसी आजमाइश के तराजू में नहीं तोलना चाहती। बाकी जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि मेरा अल्लाह मेरे साथ है। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। कब्रिस्तान से वापसी पर मावरा अपना फैसला इसे सुनाते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उतर गई थी और फारा उसके पीछे कुछ कहने की हिम्मत करती रह गई, जबकि मावरा उसकी आंखों के सामने ही मजबूत और मुतवाजन कदम उठाती बिल्डिंग के अंदरूनी हिस्से की तरफ गायब हो गई थी। उसके जाने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी दोबारा स्टार्ट कर दी थी और फिर घर आकर ही ब्रेक लगाए थे। बीबी जी, हम घर आ गए हैं। ड्राइवर ने उसे ज़हनी तौर पर गैर हाजिर देखकर खुद ही दरवाज़ा खोलते हुए उसे मतवज्जा किया। वो उलझी हुई सी गाड़ी से उतर आई थी। अरे फारा, आ गई हो बेटा। मुलाकात हो गई अपनी फ्रेंड से। समीना यज़दानी कहीं जाने के लिए घर से निकल रही थी। फारा को देखकर वहीं गाड़ी के पास ही रुक गई। जी, हो गई मुलाकात, वो आहिस्तगी से कहकर आगे बढ़ गई थी। समीना यज़दानी उसकी उतरी हुई सूरत देखकर ठटक गई, क्योंकि सुबह घर से जाते हुए तो वो बेहद खुश थी। इससे क्या हुआ है गफूर? उन्होंने अपने ड्राइवर को मुखातिब किया। मुझे कुछ खास पता तो नहीं बेगम साहिबा, बस इतना इल्म है कि बीबी जी अपनी दोस्त के साथ कब्रिस्तान गई थी, उनके वालिद साहब की कब्र पे। ड्राइवर बेचारे को जितना इल्म था उसने बता दिया और समीना यज़दानी सर हिला के रह गई। आफाक ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। जब उसकी नज़र तीसरी मर्तबा भी फारा की सिमत उठी तो उसे तीसरी मर्तबा भी एक ही पोजीशन में बैकग्राउंड से टेक लगाए गुमसुम से अंदाज में बैठे हुए देखा। अब की बार वो रह नहीं सका था और अपनी आस्तीन के बटन बंद करता हुआ ड्रेसिंग टेबल के सामने से हटके उसके करीब आ गया था और अपनी पैंट को घुटनों से पकड़कर ज़रा सा ऊपर खींचते हुए उसके पास बेड पर बैठ गया। हेलो, उसने फारा की आंखों के सामने हाथ लहराया। वो अभी अभी सोकर उठी थी, अभी बिस्तर पर ही थी, मगर सोचों का घोड़ा ना जाने कहाँ से कहाँ दौड़ रहा था। वो चौंक कर मतवज्जा हुई। क्या बात है, तुम जब से मावरा से मिलकर आई हो बहुत चुप चुप और गुमसुम सी हो। सब ठीक तो है ना? अगर कोई मसला है, कोई परेशानी है तो मुझसे शेयर भी कर सकती हो। आफाक उसका हाथ अपने हाथ में पकड़कर नरम से लहजे में पूछ रहा था और फारा उसके ऐसे इस्तफसार पर बेसाहता सर झटक कर सीधी हो बैठी थी। नहीं, ऐसी परेशानी वाली कोई बात नहीं है, सब ठीक है। इनफैक्ट कल हम लोग मावरा के बाबा की कब्र पर चले गए थे। मावरा बहुत उदास थी और रो भी रही थी, इसलिए मैं भी उसके दुख पर बहुत दुखी हो गई थी, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में पहली बार मावरा की आंखों में आंसू देखे थे। वरना वो ऐसी स्ट्रांग लड़की है कि छोटी मोटी बात का तो नोटिस ही नहीं लेती। फारा ने रसानियत से आफाक की तसल्ली करवा दी थी और वह वाकई किसी न किसी हद तक मुतमिन हो ही गया था। क्या वाकई यही बात है? उसने दोहरा के इस्तफसार किया। जी यही बात है। फारा और भला क्या कहती? ओके, तो फिर जल्दी से उठो और फ्रेश हो जाओ। मैं ऑफिस जाते हुए तुम्हें मावरा की तरफ ड्रॉप कर देता हूँ। आज का दिन उसके साथ रहो और उसको भी फ्रेश करने की कोशिश करो। आज इस शहर में उसका पहला दिन है। आफाक उसका हाथ थपकता हुआ खड़ा हो गया था। नहीं, मैं उसकी तरफ नहीं जा सकती। उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। क्यों? आफाक फिर ठटका। क्योंकि मावरा घर पर नहीं होगी, उसने आज ऑफिस ज्वाइन करना है। वो आहिस्तगी से बोली। अरे इतनी जल्दी? तैमूर उसे थोड़ा टाइम तो दे देता। आफाक को अजीब लगा था। वो तो टाइम देने को तैयार थे, लेकिन मावरा ही टाइम नहीं लेना चाहती थी। फारा भी अजीब से लहजे में कहती हुई बेड से उठ खड़ी हुई थी और फिर आफाक के जाने के फ़ौरन बाद उसने फ़ोन उठाकर मावरा का नंबर डायल किया और अपना फ़ैसला उसके हक़ में सुना दिया था और ये भी बता दिया था कि उसका ताल्लुक़ पाँव के साथ ज़्यादा गहरा है। फारा की फ़ोन कॉल सुनने के बाद ना जाने क्यों मावरा एकदम से जैसे पुरसकून सी हो गई थी और अपना सेलफोन बेड की साइड टेबल पर रख के तैयार होने के लिए चली गई, क्योंकि उसने ऑफिस जाना था। और जैसे ही वह तैयार होकर बाहर निकली, बीगुल और आफिया बेगम अंदर ही अंदर होल के रह गई थी। अल्लाह नजरे बद से बचाए, बीगुल ने बेसाहता उसकी बलाएं ले डाली थी। आज मेरा पहला दिन है बीगुल, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, वो बीगुल से कहती हुई आफिया बेगम की सिमत पलटी। वो उसके सामने से हटने ही वाली थी कि मावरा ने एकदम से उनका हाथ पकड़ लिया था। मेरी कामयाबी की तरफ आज मेरा पहला कदम उठ रहा है और आप मुझसे रुख मोड़ रही हैं। क्या माएँ ऐसा करती हैं? आप इस तरह करेंगी तो मुझे नाकामी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे आपकी दुआ के सिवा और कुछ नहीं चाहिए।
آپ کی دعا میرے ساتھ ہوگی تو میں زندگی کے کسی بھی مقام پہ کسی سے بھی شکست نہیں کھاؤں گی۔ ماورا کا لہجہ ہی کچھ ایسا ہو گیا تھا کہ عافیہ بیگم نے اسے اپنے سینے میں بینچ لیا اور پھر وہ دہاڑے مار مار کر روئیں کہ بیگل اور ماورا سے سنبھلنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ کل سے کراچی آئی ہوئی تھی اور کل سے ہی ان کے اندر آنسوؤں کا ایک غبار سا جمع تھا۔ امی پلیز سنبھالیں اپنے آپ کو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ بالکل بھی فکر مت کریں، آپ کو فخر ہوگا ایک دن، دیکھ لیجئے گا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ وہ انہیں اپنے ساتھ پینچے ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر تسلی دے رہی تھی، اور وہ بھی بے تحاشا رونے دھونے کے بعد ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر سنبھل گئی تھیں۔ آئیے میڈم۔ وہ تھرڈ فلور سے اتر کر نیچے آئی ہی تھی کہ ایک باوردی ڈرائیور بڑی مستعدی سے اس کی طرف بڑھا اور گاڑی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ آپ؟ ماورا ٹھٹکی۔ مجھے سر تیمور حیدر نے بھیجا ہے، حیدر گروپ آف انڈسٹریز کی طرف سے۔ جب تک آپ ڈرائیونگ نہیں سیکھ لیتی، آپ کو پک اینڈ ڈراپ دینے کی ڈیوٹی میری ہے۔ ڈرائیور نے آگے بڑھ کر اپنا تعارف کروایا تھا اور ماورا سر ہلاتی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی گاڑی کے قریب آ گئی۔ ڈرائیور نے گاڑی کا دروازہ کھول دیا اور پھر اپنے گھر سے آفس تک وہ تیمور حیدر کے متعلق ہی سوچتی ہوئی آئی تھی، اور آفس آ کر اس کی سنجیدگی 10 گنا بڑھ گئی تھی۔ آفس کی بلڈنگ دیکھ کر ہی دھنگ رہ گئی تھی، اور اس پر یہ قیامت کے بلڈنگ کے ماتھے پر حیدر لکھا ہوا تھا۔ آئیے میڈم، آپ رک کیوں گئی؟ شوفر نے قریب آ کر متوجہ کیا تھا، اور ماورا بڑی ہمت اور بڑے حوصلے سے ایک گہری سانس خارج کرتی بلڈنگ سے نظریں ہٹا کر اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس حسن زادی سے کہو نہ تم، اس خاک زادے کو ہم سفر کر لے۔ ویلکم ٹو کراچی۔ وہ اپنے کیبن میں کھڑی ایک سرسری سا جائزہ لے رہی تھی جب اچانک اس کے عقب سے ایک بہت ہی پرسکون اور گھمبیر آواز ابری تھی۔ وہ ایک سیکنڈ میں پہچان گئی تھی کہ یہ آواز تیمور حیدر کی ہے، لیکن پھر بھی اس کی سمت بڑے سکون سے پلٹی تھی۔ تھینک یو، اس نے کہتے ہوئے تیمور حیدر کے ہاتھ میں تھاما ہوا بکے تھام لیا تھا۔ بہت ہی خوبصورت پھولوں سے سجا یہ بکے تیمور حیدر کے جذبات کی تازگی اور سرشاری کا اظہار کر رہا تھا۔ ماورا نے بھی یہ اظہار قبول کرنے میں ذرا دیر نہیں لگائی تھی۔ کیسی ہیں؟ تیمور کی نظریں بے اختیار اس کے چہرے کی سمت اٹھی تھی اور ایک نظر دیکھ کر ہی دل پر قرار کی پھوار برسی تھی۔ اچھی ہوں، ماورا آہستگی سے کہتی پھولوں کا بکے ٹیبل پر رکھ کر اس میں سے چند کلیاں نکالنے لگی۔ سفر کیسا رہا؟ وہ اس کے خوبصورت مخروطی ہاتھوں میں پکڑی پھولوں کی کلیوں کو دیکھنے لگا۔ کامیاب، اس کا جواب خاصا عجیب تھا۔ کامیاب یا اچھا؟ تیمور کو اس کے جواب پر حیرت ہوئی تھی۔ کامیاب، کیونکہ مجھے سفر کے اچھے یا برے ہونے سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ میں باخیریت کراچی پہنچ گئی، میرے لیے یہی میری کامیابی تھی، اس لیے یہی کہنا ٹھیک رہے گا کہ سفر کامیاب رہا۔ ماورا نے ذرا تفصیلی جواب دیا تو تیمور حیدر بھی سر ہلانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ ویسے کراچی کیسا لگا؟ اس نے اگلا سوال پوچھا، اور ماورا ہاتھ میں پکڑی پھولوں کی کلیوں کو ٹیبل کی سائڈ پر رکھے لمبے سے نازک کرسٹل کے گلدان میں سجانے لگی تھی۔ وہ خالی گلدان 3-4 کلیوں سے ہی سج گیا۔ ابھی تو میں نے یہاں صرف قدم ٹکائے ہیں، ابھی میں نے کراچی دیکھا ہی کب ہے۔ اس نے پلٹ کر تیمور کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دکھا دوں کراچی، چلیں گی میرے ساتھ؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ نو تھینکس، میں کراچی خود دیکھوں گی، اپنی نظر اور اپنے نظریے سے۔ اوہ، یعنی میرے ساتھ نہیں دیکھیں گی؟ وہ اس کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ یہی سمجھ لیں۔ وہ ہنوز لاپرواہ تھی۔ اوکے، اچھی بات ہے، مگر پھر بھی کسی راستے یا کسی موڑ پر میری ضرورت پڑے تو میں حاضر ہوں۔ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہر بار سر تسلیم خم کر دیتا تھا۔ اب آپ کا اگلا سوال یقیناً یہی ہوگا کہ کراچی کو میں کیسی لگی؟ ماورا نے جان بوجھ کر اسے چھیڑنے کی کوشش کی تھی، اور تیمور اس کی اس کوشش پہ بے اختیار مسکرا دیا۔ نہیں، یہ سوال تو اب میں کراچی والوں سے ہی کروں گا، آپ سے نہیں۔ تیمور نے مسکرا کر کہتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ اوکے، مجھے بھی بتا دیجیے گا کہ کراچی والوں نے میرے بارے میں کیا جواب دیا آپ کو۔ شیور، ضرور بتاؤں گا۔ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ اینی وے، فی الحال آپ مجھے یہ بتا دیں کہ مجھے کیا کرنا ہے، میرا کام وغیرہ۔ ماورا اپنے مقصد کی طرف آ گئی تھی۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آئیے میرے ساتھ اور اپنی فائل بھی لے لیجئے۔ تیمور چند سیکنڈ سوچتے ہوئے بولا اور اسے اپنے ساتھ آنے کا کہہ کر اس کے کیبن سے نکل گیا۔ ماورا اپنا بیگ اور اپنی فائل لے کر اس کے پیچھے اس کے کمرے میں ہی آ گئی تھی۔ اس کی پی اے اور اس کے مینیجر صاحب بھی وہیں تھے۔ تعارف کے بعد اس کی ان لوگوں کے ساتھ تقریباً 1 گھنٹہ میٹنگ ہوئی تھی۔ تیمور نے ماورا کے تیار کردہ کئی ڈیزائنز دیکھے اور سلیکٹ کیے تھے۔ اس کا کام ایسا تھا کہ تیمور کئی بار متاثر ہوا اور کئی بار اس نے اس کے کام کو سراہا تھا۔
3 साल के एग्रीमेंट के बाद मावरा की जॉब ओके हो गई थी और मावरा ने अगले आधे घंटे में अपना काम शुरू कर दिया था। वलीद अपने एक प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग में मसरूफ़ था। एक आखिरी न्यूज़ चल रही थी जब उसकी नज़र शीशे के दरवाजे के पार गई, जहां मुलाजिम के पास खड़ी इज़्ज़त हैदर यकीनन उसी के मुतल्लिक कुछ पूछगछ कर रही थी। उसे उस तरह न्यूज़ चैनल के ऑफिस में यूं इसके मुतल्लिक पूछते हुए देखकर वलीद का दिमाग घूम गया। वलीद, वलीद कहाँ देख रहे हो? इधर देखो सामने। कैमरामैन ने उसे मतवज्जा किया, मगर वलीद सब कुछ छोड़ छाड़ के उठ खड़ा हुआ था। जस्ट 5 मिनट्स यार, मैं अभी आया, उसने बड़े इल्तिजाइया से अंदाज में कहा था। लेकिन ये काम, कैमरामैन ने कुछ कहना चाहा था, मगर वलीद दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल चुका था। तेज़ तेज़ कदम उठाता हाल कमरे के अहाते से बाहर आ गया, जहां इज़्ज़त हैदर अभी भी मुलाजिम के साथ उलझ रही थी। एक्सक्यूज़ मी, मैं यहाँ हूँ। वलीद ने बड़ी संजीदगी और बड़ी उजलत के साथ उसे मतवज्जा किया था। इज़्ज़त वलीद रहमान की आवाज़ सुनकर यकदम उसकी सिमत पलटी थी। हेलो। इज़्ज़त ने भी बड़े संजीदा मूड में उसे हेलो कहा था, जिस पर वलीद एक लम्हे के लिए चौंका भी, क्योंकि इज़्ज़त हैदर आज तक उसे इस मूड में ज़रा कम ही नज़र आई थी। हैरियत? उसके मूड के पेश नज़र ही वलीद उससे हैरियत पूछने पर मजबूर हो गया था, वरना वो उस पर गुस्सा करने वाला था कि वो यहाँ क्यों आई है। मुझे तुमसे बात करनी है, उसने सीधी सीधी बात कही। बात फ़ोन पे भी हो सकती थी। वलीद ने नॉर्मल अंदाज़ अपनाया। तुम्हारा फ़ोन ऑफ जा रहा था। इज़्ज़त ने उसका ये एतराज़ भी दूर कर दिया। मैं बिज़ी था। वलीद ने बेसाख्ता अपने मोबाइल की तसल्ली करने के लिए अपनी पैंट की जेबों को टटोला। और अब? इज़्ज़त ने अभी का पूछा। अभी भी बिज़ी हूँ, काम अधूरा छोड़कर आया हूँ, उसने शीशे के पास अंदर की तरफ इशारा किया। लेकिन इस वक्त मेरी बात आपके काम से ज़्यादा अहम है, इसलिए प्लीज़ पहले मेरी बात सुन ले। इज़्ज़त उसे मुहातिब करने के हवाले से कभी भी तवाज़न नहीं रख पाई थी। कभी आप कह लेती थी और कभी तुम तक पहुंच जाती थी। बस चंद मिनट, उसने वक्त मांगा। चंद मिनट मतलब चंद मिनट, इज़्ज़त ने ज़ोर देकर कहा। ओके, आप इंतज़ार करें, मैं अभी आया। वलीद उजरत में कहकर वापस भागा, जहाँ सब उसका इंतज़ार कर रहे थे। वलीद, ये क्या सिलसिला है यार? वहाँ काम पे मौजूद सभी लोगों ने एतराज़ किया था, लेकिन वलीद सुनी अनसुनी करके अपने काम की तरफ मतवज्जा हो गया। मैं नाराए मस्ताना, मैं शोहे रंदाना, मैं तिश्ना कहाँ जाऊँ, पीकर भी कहाँ जाना। मैं शम्माए फ़िरोज़ा हूँ, मैं आतिशे लर्ज़ा हूँ, मैं सोजिशे हिजरा हूँ, मैं मंजिले परवाना, मैं नाराए मस्ताना। वो गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठी सीट की पुश्त से सर टिकाए हमेशा की तरह आपदा परवीन का नाराए मस्ताना ऊंची आवाज़ में सुन रही थी। जब वलीद अपना काम ख़त्म करके तकरीबन पौने घंटे में वापस आया था और उसे बाहर पार्किंग में हनूज अपने इंतज़ार में मौजूद देखकर वलीद के कदमों में और ज़्यादा तेज़ी आ गई थी। उसने करीब आकर गाड़ी की खिड़की पर दस्तक दी थी। हेलो। इतनी तेज़ आवाज़ के बावजूद उसने दस्तक सुन ली और गाड़ी का दरवाज़ा भी खोल दिया, मगर वलीद ने उसकी पेशकश कबूल ना की। वो उससे बात करने की गर्ज से ड्राइविंग साइड पर ही खड़ा रहा था, जिस पर मजबूरन इज़्ज़त को गाड़ी का शीशा नीचे करना पड़ा था। मेरी बात इतनी गैर अहम नहीं है कि यूँ सड़क पर खड़े खड़े सुना दूँ। इज़्ज़त का लहजा गुस्से और हुफ्की से भर गया था। वलीद को मजबूरन खुले दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाने पड़ गए और फिर जैसे ही वो गाड़ी में बैठा, इज़्ज़त ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। वलीद कुछ कहना चाहता था, मगर फिर कुछ सोचकर चुप हो गया था। आपदा परवीन का नारा मस्ताना अब भी गूंज रहा था, जिसको वलीद ने हाथ बढ़ाकर अपनी तरह खामोश करा दिया था। और ये खामोशी तब तक कायम रही जब तक वो लोग शहर के एक महंगे रेस्टोरेंट में ना पहुंच गए थे। वो गाड़ी मकफल करके रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ी। वलीद किसी सधाए हुए बैल की तरह चलता उसके पीछे पीछे अंदर आ गया। एक अलग कैबिन की टेबल और कुर्सियों पर बैठते हुए वलीद ने अपनी नज़रें इज़्ज़त हैदर के चेहरे पर जमा दी, जो ऐन उसके सामने चुपचाप बैठी थी। मुझे पता है तुम मुंतज़िर हो, उसने बहुत देर बाद लब कुशाई की। मैं परेशान भी हूँ। वलीद ने इंतज़ार के अलावा अपनी कैफियत बयान की। तो फिर अंदाज़ा करो, जिस बात को सुनने से पहले ही तुम इतने परेशान हो, इस बात को सुनकर मेरी परेशानी का आलम भला क्या होगा, उसने इस्तेहज़िया से अंदाज में कहा। लेकिन कुछ पता भी तो चले। वलीद वाकई अच्छा खासा परेशान और मुतजस्सिस हो गया था। मोनस मिर्ज़ा को जानते हो? उसने बात शुरू की। देखा है, जानता हूँ। वलीद ने मोनस मिर्ज़ा को आफाक की शादी में देखा था। तैमूर ने उसके बारे में बताया था। मेरे बाबा के एक बेस्ट फ्रेंड का बेटा है। वो मज़ीद गोया हुई। फिर वो खटक गया। बाबा उन लोगों के साथ बहुत क्लोज़ हैं, बहुत पसंद करते हैं उनको। मगर इस बात से मेरा क्या ताल्लुक़? वो जानबूझकर अनजान बना। तुम्हारा ताल्लुक़ ये है कि तुम तैमूर हैदर के बेस्ट फ्रेंड हो।
और मैं अपने बाबा के दोस्त की फैमिली के बजाय अपने भाई के दोस्त की फैमिली में इंटरेस्टेड हूँ। मुझे मोनस मिर्ज़ा की ज़ात में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि मेरी तमाम दिलचस्पियों का मरकज़ वलीद रहमान है। वो वलीद रहमान जो मेरे साए से भी भागता फिरता है, जिसके लिए मेरे साथ एक टेबल पर बैठना भी मुहाल है, जो दुनिया से भी डर रहा है और मुझसे भी, जो ना अपना बन रहा है और ना मेरा। इज़्ज़त कहते कहते रूहानसी सी हो गई थी और वलीद यकदम गुस्से से फट पड़ा था। तो क्या चाहती हो तुम? सारे डर, सारे खौफ फेंक दूँ, जीना दुश्वार कर लूँ अपना भी और तुम्हारा भी? मेरी नज़र में तुम अभी बच्ची हो। तुम्हें अभी अपने सीने के अंदर धड़कता खून का सुर्ख लोथड़ा नज़र आ रहा है। इस दुनिया की स्याही का तो तुम्हें इल्म ही नहीं है। जहाँ खून के सुर्ख लोथड़े धड़कना शुरू करते हैं, वहीं इस दुनिया के स्तंभ टूटने लगते हैं। और मैं डरता हूँ तुम्हारी मासूमियत से, तुम्हारे जज्बात से, तुम्हारी मोहब्बत से और मोहब्बत की शिद्दत से, क्योंकि जहाँ पे मासूमियत, जज्बात, मोहब्बत और शिद्दत ज़्यादा होती है, वहीं आजमाइश ज़्यादा होती है और वहीं शिकार भी ज़्यादा होते हैं। तुम्हारे और मेरे जैसे कई लैला मजनू ये दुनिया बहुत पहले ही निकल चुकी है। हम कोई नए नहीं हैं और मैं इसी वास्ते चुप हूँ कि शायद तुम भी चुप हो जाओ और दुनिया का ये वार खाली चला जाए। मगर तुम हो के? वलीद ने कहते हुए हुफ्की से सर झटका था। मैं कैसे चुप हो जाऊँ? कैसे? मोनस मिर्ज़ा मेरे घर प्रपोज़ल भेज रहा है। इज़्ज़त बेबसी से चीख उठी और वलीद प्रपोज़ल का सुनकर यकदम चौंक गया था और फिर अगले चंद सेकंड्स वो कुछ कहने के काबिल ही नहीं रहा था। मैं तुम्हारी तरह चुप नहीं साध सकती। ये दुनिया मुझे निगलती है तो निगल जाए। मेरी मोहब्बत और मेरी शिद्दत बस वही रहेगी, वलीद रहमान और सिर्फ वलीद रहमान। इज़्ज़त ने बाआवाज़ बुलंद अपना फ़ैसला सुनाया था और वलीद उसके फ़ैसले पर चकरा गया था। ये पागलपन है इज़्ज़त, सरासर पागलपन, और मैं इसके हक़ में बिल्कुल भी नहीं हूँ। वलीद ने अपने तासुरात बमुश्किल कंट्रोल करते हुए उसे समझाने की एक सही की, यानी कि तुम मेरे हक़ में नहीं हो। इज़्ज़त अपने जनून की जनून हेज़ी से ठटकी। वलीद जवाबन चुप हो गया। बताओ ना वलीद, तुम मेरे हक़ में हो या नहीं हो? उसका जनून मुँह जोरी की इंतहा पर था। वलीद, तुम चुप क्यों हो? वो चीख उठी। क्योंकि ये सवाल फजूल है। वलीद की मुख्तसर सी चुप टूटी। अच्छा, फिर भी तुम जवाब दो, तुम मेरे हक़ में हो या नहीं हो? उसके सवाल और नज़रों का मरकज़ वलीद रहमान का चेहरा था और सवाल की शिद्दत और जवाब की तलब में हर गुज़रते पल के हिसाब से इजाफा हो रहा था। इज़्ज़त, मैं ये सब नहीं चाहता। वलीद ने बहलाने वाला तरीका इख्तियार किया। यानी कि तुम मुझे नहीं चाहते? उसने उसकी बात से जवाब आहस किया, जो वलीद को तसबुस में डाल गया। इज़्ज़त प्लीज़, क्यों उल्टे सीधे सवाल कर रही हो? वलीद के लहजे में झंझलाहट का अंसर था। क्योंकि तुम उल्टे सीधे जवाब दे रहे हो, जबकि मैं एक सीधा सा जवाब मांग रही हूँ। तुम मेरे हक़ में हो या नहीं हो? हाँ या ना, बस एक जवाब। इज़्ज़त के मिजाज में उसकी पुरानी हट धर्मी का रंग उठ कर आया था और वलीद रहमान अपने मिजाज की मौज में जा उतरा। नहीं, मैं तुम्हारे पागलपन के हक़ में नहीं हूँ, हरगिज़ नहीं हूँ। वलीद का सर नफ़ी में हिला और इज़्ज़त की पूरी दुनिया ही नफ़ी में हिल गई। उसके चेहरे पर एक सुरमई सा साया लहराया और दिल के अंदर एक तूफ़ानी उबाल सा उठा, जिससे वो बड़ी मुश्किल मगर बड़ी हिम्मत से दुबा गई। जनून झाग की तरह बैठ गया और जिस्म यक ठंडा हो गया, बर्फ़ की मानिंद, और ज़ुबान मुंह में ऐसे साकित हो गई थी जैसे बेजान हो। और वो उसी दिल में उठते उबाल, यह जिस्म और साकित होती ज़ुबान के साथ अपना बैग कंधे पर डालते हुए अचानक उठ खड़ी हुई और यूं ही उसके कदम एक पल के लिए गैर मतवाज़िन हुए, मगर उसने यकदम कुर्सी की पुष्ट पर हाथ रखते हुए कुर्सी का सहारा ले लिया। इज़्ज़त, मेरी बात सुनो। वलीद इसे यूं उठते देखकर ठटका, क्योंकि उसे इज़्ज़त से ऐसे रद्द-ए-अमल की तवक्को नहीं थी कि वह यूं बगैर कुछ कहे उठ खड़ी होगी और चल देगी। इज़्ज़त, जब वो उसके पुकारने पर भी ना रुकी तो वलीद ने यकदम बेइख्तियार उसकी कलाई पकड़ी और इज़्ज़त के वापसी के लिए उठते कदम भी यकदम रुक गए। मेरा हाथ छोड़ो। इज़्ज़त का लहजा सदियों की अजनबियत लिए हुए था। उसने इज़रारी तौर पर हाथ पकड़ लिया था, घबरा कर छोड़ दिया। तुम मेरी बात सुनो। वलीद ने अपनी बात पर जोर दिया। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। इज़्ज़त का वही लहजा और अंदाज था, लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ। वो भी एक ही बात पर अड़ चुका था। मैंने कहा। उसकी हट दर्मी अरूज पर थी। मैं अपनी बात कहे बगैर तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वलीद ने उसके रंग में बात की जिस रंग में इज़्ज़त सुनना चाहती थी, मगर अब नहीं। अब वक्त गुजर चुका था। चंद साते कबल। तुम मुझे नहीं रोक सकते। इस इस्तेहकाक का वक्त गुजर गया। अब मेरी तरफ नज़र उठाकर भी देखोगे तो मुझे नागवार गुजरेगा, इतना नागवार कि मेरा जी चाहेगा कि तुम्हारे देखने के बाद अपना आप ही जला डालूं। इज़्ज़त की इतनी संगीन और इतनी सफाक बात पे वलीद को बेसाहता झिझरी सी आ गई और वो लरज़ उठा। मगर इज़्ज़त,
اس نے پھر کچھ کہنا چاہا۔ اب عزت نہیں، بے عزت کہو مجھے، کیونکہ تمہاری نظروں میں خود کو اپنے مقام سے گرا کر اب ایسی ہی ہو گئی ہوں۔ وہ بولی مگر انتہائی زہر حندق اور تلخ سے لہجے میں، جو ولید کو بھی کاٹ کے رکھ گیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہنے کی کوشش کرتا، وہ یکدم پلٹی اور ریسٹورنٹ کی حدود سے ہی نکلتی چلی گئی تھی، اور ولید بے بس و لاچار سا کھڑا رہ گیا تھا۔ اس کے گاڑی سٹارٹ کرنے کی دیر تھی کہ اس کے آنسو بھی سٹارٹ ہو گئے۔ ولید رحمان کا جواب اسے اپنے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ کی طرح محسوس ہوا، جس کی تکلیف کی شدت اسے روح تک تڑپا گئی تھی اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ گاڑی روڈ پر ڈالتے ہی اس کی آنکھیں دھندلا گئیں، کیونکہ زاروں قطار بہتے آنسوؤں میں روانی بہت تھی۔ وہ اپنی پوری زندگی میں اس شدت سے اور ہچکیوں سے نہیں روئی تھی، اور آج اگر روئی بھی تو ولید رحمان کی وجہ سے۔ اور عزت کو کچھ تکلیف اس چیز کی بھی تھی کہ وہ فطری طور پر بھی بہت ہی لاپرواہ اور آزاد خیال کی لڑکی تھی۔ اس نے کبھی لڑکوں کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا، حالانکہ آج تک یونیورسٹی اور کالج میں رہتے ہوئے ہزاروں ہاتھ اس سے دوستی کے لیے اور پسندگی کے نام پر آگے بڑھے، لیکن اس نے کبھی کسی کو لفٹ ہی نہیں کروائی، نہ ہی اس چیز کا کوئی نوٹس لیا تھا۔ لیکن اب اچانک ولید رحمان کی چاہ میں مبتلا ہو کر وہ عزت ہی نہیں رہی، خود اپنی ہی نظروں میں گر گئی تھی، کیونکہ وہ اس سے محبت اور محبت کے جنون میں اپنے مقام سے بہت نیچے آ گئی تھی، اور وہ سب اظہار کر ڈالے جس کے بارے میں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ لیکن پھر بھی حاصل کیا ہوا؟ نفی۔ اور اب اس نفی کے بعد اس کے دل میں دکھ کے سوا اور کچھ نہیں تھا، اور یہی دکھ تمام راستے اسے رلاتے ہوئے گھر لایا، کیونکہ دکھ دینے والا خود ولید رحمان تھا۔ وہ اس کی محبت اور جذبات کی قدر نہیں کر سکا، بلکہ اس نے پرواہ ہی نہیں کی، اور یہی چیز عزت کو مار گئی۔ لیکن گھر پہنچتے ہی وہ ایک بار پھر ٹھٹکی۔ ڈرائنگ روم میں مونس مرزا براجمان تھا۔ عزت! رضا حیدر اسے دیکھ کر پکارے، مگر عزت کوئی بھی جواب دیے بغیر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی، کیونکہ وہ ایسی حالت اور کیفیت میں ہی نہیں تھی کہ کسی کا اس وقت سامنا کر پاتی، اس لیے نظروں سے اوجھل رہ کر بھرم ہی رکھ لیا جاتا تو بہتر تھا۔ رضا حیدر نہیں جانتے تھے کہ وہ کس حال میں ہے، جبکہ مونس مرزا اس کی آنکھوں کی سرخی ایک نظر میں ہی بھانپ گیا، جس کو محسوس کر کے اس سے وہاں بیٹھنا بھی محال ہو گیا۔ اس لیے وہ بہت جلد رضا حیدر سے دعا سلام اور الوداعی کلمات ادا کرنے کے بعد وہاں سے رخصت ہو گیا، مگر عزت حیدر کی بکھری بکھری سی حالت اس کے ذہن سے محو نہیں ہو سکی۔ شاید اس لیے کہ وہ ایسے تجربات سے بارہا گزر چکا تھا، اس لیے وہ عزت کی ایسی کیفیت اور ایسی حالت کو سیکنڈوں میں ہی سمجھ گیا، مگر اب اصل وجہ سمجھنا باقی تھی۔ یہ تھی رقص بسمل کی 13th ایپیسوڈ پسند آنے پر اس کو زیادہ سے زیادہ فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپس میں اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ آپ کو ایزیلی مل سکے۔